हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और वो क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल, देन सेकेंड वन इज़ आवर स्टैटिक वेरिएबल, थर्ड वन इज़ आवर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट लोकल वेरिएबल्स को। तो लोकल वेरिएबल्स में क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स अगर हमारे पास जैसे कोई भी क्लास है, मान लो क्लास सी है, देन यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है लाइक पब्लिक वॉइड चेक रिज़ल्ट। तो हमारा जो भी लोकल वेरिएबल है दैट कैन बी प्रेजेंट इनसाइड आवर मेथड ब्लॉक के अंदर हो सकता है, या तो फिर ये मेथड पैरामीटर्स के अंदर हो सकता है। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल को देखते हैं इनसाइड आवर पैरामीटर्स, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे ए पास किया, तो ये जो हमारा ए है वो क्या बन गया, लोकल वेरिएबल। एंड देन नेक्स्ट अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज रिज़ल्ट, तो ये जो हमारा ये भी हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। तो ये दोनों के दोनों हमारे लोकल वेरिएबल हैं जिनको भी मैंने मेथड ब्लॉक के अंदर लिखा या फिर मेथड पैरामीटर्स के अंदर लिखा। तो ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। अब लोकल वेरिएबल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि लोकल वेरिएबल जो रहता है हमारा, लोकल वेरिएबल को हम आउटसाइड द मेथड एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो स्कोप रहता है, द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज़ विद इन द मेथड और ब्लॉक इन विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो जिसमें भी ये डिक्लेयर हुआ होगा वहीं पे ही उसका सिर्फ स्कोप होगा, एंड आउटसाइड हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट हैपन्स, जैसे ही हमारा ये मेथड जो है एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड द वेरिएबल्स विच आर लोकल वेरिएबल्स गेट डिस्ट्रॉयड, और गार्बेज कलेक्टर जो रहता है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मेमोरी से इसका जो मेमोरी एलोकेशन रहता है वो हट जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल्स। तो इनका जो स्कोप रहता है वो विद इन द मेथड ही रहता है जहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है या फिर जहाँ पे हमने इसको एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है। अनदर प्रॉपर्टी दैट वी कैन ड्रॉ आउट इज़ दैट कि बाय डिफ़ॉल्ट JVM does not provide any default value। तो इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो JVM रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनको कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं करता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम बोले कि इंट रिज़ल्ट, इसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं किया या फिर असाइनमेंट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम लोग इस रिज़ल्ट को यूज़ करने जाएंगे तो ये हमको एक कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा कि वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज। तो इसमें बोलेगा कंपाइल टाइम एरर
दैट इज़ द वेरिएबल इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड या फिर नॉट असाइंड एनी वैल्यू। तो ऐसे करके हमारा एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ आवर लोकल वेरिएबल्स विदाउट इनिशियलाइजिंग, सो दैट वी कैन ड्रॉ इट एज आवर थर्ड पॉइंट कि हमारे जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। and cannot be used outside the scope, or it cannot be used, कब यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब भी हम लोग when it is not initialized, मतलब कि वही सेम मीनिंग है when it is not initialized, तो अब हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स लोकल वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, लोकल वेरिएबल्स जो रहते हैं वो हमेशा इनसाइड द मेथड ब्लॉक रहते हैं या फिर मेथड पैरामीटर्स के अंदर रहते हैं। इनको हमेशा हमें इनिशियलाइज करना रहता है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट इक्वल्स टू 10, 20 समथिंग बिफोर यूजिंग इट, तो हमको यूज़ करने से पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर द स्कोप या फिर आउटसाइड द स्कोप वी कैन नॉट यूज़ द लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि इनका जो स्कोप रहता है वो विद इन द मेथड या फिर ब्लॉक रहता है जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है। ओके, देन बाय डिफ़ॉल्ट जो JVM रहता है वो कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमको इसीलिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंपलसरी हो जाता है। ओके, सो these are the points about the local variables what we have learned. Now let's go to our static variables. मान लो हमारे पास एक क्लास है, क्लास ले लेते हैं जैसे कि पेप्सी फैक्ट्री। मान लो ये एक फैक्ट्री के लिए हमने एक क्लास बनाया है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि इंट साइज़ ऑफ बॉटल जो है वो कितना बड़ा रहना चाहिए, लाइक दैट साइज़ ऑफ बॉटल। अब यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि इंट अमाउंट, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कितने लीटर्स का चाहिए। तो ये हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हम लोग बनाते हैं हमारे कुछ मेथड्स, पब्लिक वॉइड एंड फिल बॉटल। तो यहाँ पे हमने कुछ इसके फंक्शंस लिख दिए। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी वेरिएबल के आगे में हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल जो रहता है हमारे क्लास के इनसाइड रहता है, मतलब क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, एंड आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड्स, मतलब जितने भी सारे हमने मान लो मेथड लिखे हैं तो उन सारे मेथड्स के बाहर जो रहता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल रहता है। तो ये जो रहता है ये इसका पोजीशन रहता है स्टैटिक वेरिएबल्स का। अब स्टैटिक वेरिएबल्स को हमने एक और नाम दिया था, दैट इज़ नोन एज द क्लास वेरिएबल्स या फिर क्लास लेवल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, क्लास वेरिएबल्स इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रहता है हमेशा एसोसिएशन रहता है विथ आवर क्लास ओनली एंड नॉट विथ आवर ऑब्जेक्ट्स। तो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ द क्लास। धीरे धीरे हम समझेंगे कि ये कैसे एसोसिएटेड है विद द क्लास। तो नेक्स्ट थिंग हम ये देख सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो रहते हैं, जब भी हम कोई भी स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारा जो भी कॉपी बनता है स्टैटिक वेरिएबल का वो हमेशा एक सिंगल कॉपी बनता है। तो सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड। जब भी हमारा कोई भी मेमोरी सेक्शन है वहाँ पे हमने देखा कि साइज़ ऑफ बॉटल जो है तो इसका सिर्फ एक ही कॉपी बनेगा एंड दैट विल बी सिंगल। तो जब भी हम एक्सेस करेंगे तो ये सिंगल कॉपी को ही एक्सेस करेगा। अब मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे एट द एंड की हमारा पेप्सी, यहाँ पे कुछ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके है, देन पेप्सी फैक्ट्री का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे कि P1 इक्वल्स टू न्यू पेप्सी फैक्ट्री। ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है P1 नाम के रेफरेंस के साथ।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो p1 डॉट हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ बॉटल। तो जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो कंपाइलर या फिर आपका जो एडिटर रहेगा वो बोलेगा कि दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल, प्लीज ट्राई टू एक्सेस इट विद बाय यूजिंग द क्लास नेम। तो हमको ये बोलेगा कि हम इसको क्लास नेम से एक्सेस करें रैदर देन ऑब्जेक्ट नेम के साथ। तो ये जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल का प्रॉपर्टी रहता है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर क्लास नेम डायरेक्टली, and there is no need to create object for accessing the static variable। तो हमको कभी भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइज ऑफ बॉटल, अगर हम उसी क्लास में ही डील कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइज ऑफ बॉटल। अगर हम दूसरे क्लास में है, मान लो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड दूसरे क्लास में है, तब हम इसको इसके क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि पेप्सी फैक्ट्री एंड ये इसका क्लास नेम, एंड देन हम इसको लिख सकते हैं साइज ऑफ बॉटल। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दिस एंड वी कैन एक्सेस डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम। तो अगर हमारा सेम क्लास में चल रहा है तो हम सेम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द क्लास नेम ऑल्सो। और अगर हमारा दूसरे क्लास में है, जैसे कि मान लो ये क्लास ए है, तो यहाँ पे हम उस क्लास का नेम को यूज़ कर सकते हैं एंड उसको कॉल कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल को हमको कॉल करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स। अब हम इस स्टैटिक वेरिएबल के बारे में एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो सिंगल कॉपी बना है स्टैटिक वेरिएबल का, दिस इज़ एक्सेसिबल बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑल द ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेसिबल है, मतलब जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, मान लो मैंने बनाया p1, देन बना दिया p2, देन बना दिया p3, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ये इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये क्लास के साथ एसोसिएटेड है एंड इसका सिंगल कॉपी है जो कि बाहर में रखा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है इसका रेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सेस। नाउ वन मोर थिंग, अब मान लेते हैं यही सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं कि साइज ऑफ बॉटल नाम का हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है जो क्रिएट हुआ है। तो मान लो इसमें कोई भी एक वैल्यू डाला हुआ है, मान लो इसमें डाला हुआ है वैल्यू 10, ठीक है। अब हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए अलग अलग इस क्लास के। तो हमारे पास मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट p1, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट p2, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट p3। एंड अब इसके हिसाब से हम एक्सेस करेंगे और जाएंगे, बोलेंगे कि हमारा साइज़ ऑफ बॉटल कितना है। तो इसके लिए वेरिएबल का वैल्यू आएगा हमारे पास 10, क्योंकि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। देन अब हम लोग p2 से भी एक्सेस करेंगे। अब ये बोलेगा कि हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इस वेरिएबल के वैल्यू को ही मॉडिफाई करना चाहते हैं। सो अब हम लोग बोलेंगे कि कुछ मॉडिफिकेशन चल रहा है और अब हमको साइज़ ऑफ बॉटल इतना नहीं, हमको साइज़ ऑफ बॉटल चाहिए 20 के इक्वल, ओके। तो अब हम लोग इसको कैंसिल करके हम लोग इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे एज 20। अब नाउ द टाइम इज़ फॉर द p3 टू एक्सेस दिस स्टैटिक वेरिएबल। तो अब हम लोग इसको एक्सेस करने जाएंगे, ये सिर्फ उसको रीड करना चाहता है कि साइज़ कितना चाहिए हमको उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये जो जाएगा रीड करेगा तो ये देखेगा कि अच्छा इसमें वैल्यू तो 20 डाला है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा जो वैल्यू रहेगा वो 20 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट टाइम जब भी ये रीड करेगा तो 20 होगा, देन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी 20 होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी 20 होगा। तो जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट भी मान लो उसको चेंज कर दिया तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। एंड तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल, स्टैटिक वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल, या फिर बोल सकते हैं इज़ शेयर्ड among all the objects of class and
if any one object changes the value of the static variable, then it reflects in all the classes. तो ये चीज़ें हमने नोट की यहाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल्स जो रहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंट नंबर, हमने लिख दिया कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा क्लास समथिंग समथिंग कुछ है, एंड यहाँ पे हमारे हो गए कुछ मेथड्स, मेथड 1 लाइक दिस, कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो अभी जो हमारा ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, अब इसका जो मेमोरी होगा वो एलोकेट होगा एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग के टाइम में इसका मेमोरी एलोकेट होगा। अब इसका क्या मतलब है, इससे ये मतलब है हमारा कि जब भी हमारा जो क्लास रहता है, जैसे हमने कोई भी क्लास बनाया, ये मान लो ABCD जो भी है, तो ये जो क्लास हमने बनाया इसके अंदर हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसके साथ ये जाएगा हमारा क्लास लोडर रहेगा यहाँ पे, जो कि हमारा मेमोरी को डिसाइड करेगा, मतलब जो भी हमको इनिशियलाइज करना है, डिफाइन करना है, वो सब हमारा क्लास लोडर लोड करता है। क्लास लोडर का काम क्या है, हमारा क्लास को लोड कराना इन कहाँ पे, JVM में। ओके, तो ये हो गया हमारा JVM। यहाँ पे हमारा क्लास लोडर जो है क्लास को लोड कराएगा, एंड इनसाइड और JVM हमारे पास अलग अलग मेमोरीज बने होते हैं, जैसे कि ये हो गया हीप हो गया, देन ये हो गया स्टैक हो गया, देन और भी अलग अलग मेथड एरिया हो जाएगा, एंड वन मोर मेमोरीज देयर। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेमोरी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा एक स्टैटिक के लिए अलग से एक मेमोरी बने रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम क्लास लोड करवाते हैं शुरुआत में ही, जब क्लास लोड कब होता है, ओनली वंस, क्लास ओनली लोड वंस एट अ टाइम, तो हमेशा ये एक बार ही लोड होगा। तो जैसे ही ये लोड होगा, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब कैसे इनिशियलाइज होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे तो हमने कोई वैल्यू दिया ही नहीं, तो ये क्या वैल्यू डालेगा। तो यहाँ पे JVM क्या करता है, JVM एलोकेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हमारे लिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल देगा। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कहाँ से, ये कैसे डिटरमाइन करेगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट वी आर यूजिंग। तो जो भी डेटा टाइप हमारा होगा, जैसे कि यहाँ पे इंट है, तो इंट के लिए हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगा वो 0 असाइन हो जाएगा, देन लॉन्ग के लिए भी 0 असाइन हो जाएगा, देन बाइट शॉर्ट के लिए भी 0, देन फ्लोट है तो यहाँ पे हो जाएगा असाइन 0.0, देन डबल है तो हमारा असाइन हो जाएगा क्या, 0.0, देन अगेन अगर हमारा बूलियन है तो हमारा असाइन हो जाएगा क्या, फॉल्स। तो ये सारे वैल्यूज़ है। और अगर हमारा, अब ये सोच सकते हैं कि कैरेक्टर में क्या असाइन होगा, अगर मान लो स्टैटिक कैर है तो क्या असाइन होगा, तब हमारा होगा नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर जो रहता है हमारा जावा में वो कुछ ऐसे दिखता है, \u एंड देन 4 times 0, तो ये होता है हमारा नल कैरेक्टर इनसाइड अवर जावा। तो इस स्टैटिक वेरिएबल में ये जो रहेगा वो असाइन कर देगा, इसको लोड करेगा एज नम, और यहाँ पे इसको असाइन कर देगा एज वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा JVM का काम। तो JVM जो रहता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है किसके लिए, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए हमारा JVM डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है according to the type of data type which we are using it here. Okay, then next अब चलते हैं हम हमारे static variable के एक और property की तरफ, जो कि है static variables को हम किसी भी method के inside में नहीं लिख सकते, method के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, मेथड के स्कोप में नहीं रह सकते। जैसे कि मान लो कोई भी एक मेथड है तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू समथिंग। ओके,
तो ये जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, ये एरर थ्रो करेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स को हमेशा हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं एंड मेथड्स के आउटसाइड ही लिखते हैं, मेथड के अंदर नहीं लिख सकते, दैट विल बी नॉट अलाउड। सो वन थिंग इज़ दैट कि हम इसको किसी भी मेथड के अंदर में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा स्टैटिक वेरिएबल्स में, स्टैटिक वेरिएबल्स के जो रहते हैं हमेशा सिंगल कॉपी बनते हैं एंड हमेशा हम लोग इसको क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लास। एंड इसके जो रहते हैं हमेशा सिंगल कॉपी बनते हैं, जो इसकी एक्सेसिबल रहते हैं थ्रू आउट द क्लास बाय ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एवरीवन कैन एक्सेस। एंड इफ़ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसको मॉडिफाई करता है देन द मॉडिफिकेशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पे हमने देखा कि JVM जो रहता है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एलोकेट करता है फॉर ऑल द स्टैटिक वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। एंड क्लास लोडर के टाइम पे ये ओनली वंस जो है ये स्टैटिक वेरिएबल्स को लोड करता है एंड ओनली सिंगल कॉपी एंड वन टाइम इट इज़ लोडेड। ओके, तो ये होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे डिफरेंट होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स से, एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं एंड क्या होता है उसके सारे प्रॉपर्टीज़, तो उन सभी को हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।